नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है बिडन चिल्ड्रन एकेडमी बुचावास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा टॉपिक है एल्कोहल फिनोल ईथर के अंदर फिनोल की अम्लीयता। फिनोल की अम्लीयता बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये, देखिए ध्यान से। तो हमारा जो हेडिंग है फिनोल की अम्लीयता, फिनोल की अम्लीयता। इसको ध्यान से आपको समझना है क्योंकि अच्छा कॉन्सेप्ट है और एग्ज़ाम में 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। कई बार फिनोल की अम्लीयता पर क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो देखिए इसको, फिनोल की अम्लीयता। विद्यार्थियों, अम्ल का मतलब क्या होता है? जो H+ को त्याग दे उसे अम्ल कहते हैं। जो आसानी से H+ को त्याग दे उसे क्या कहते हैं? अम्ल। इसको देखिए, फिनोल की अम्लीयता क्या है? तो अम्लीयता का मतलब आपको पहले ये पता होना चाहिए कि अम्ल कहते किसे। अम्ल का मतलब होता है जो H+ त्याग दे। अम्ल का मतलब क्या होता है? अम्ल क्या होते हैं? तो अम्ल के कई सिद्धांत हैं, जैसे आरेनियस का सिद्धांत, लुईस का सिद्धांत, ब्रोंस्टेड-लोरी का सिद्धांत। बस आपको यहाँ पर ये सिद्धांत याद नहीं रखने। आपको 11th में भी आप पढ़ते हो कि अम्ल वे होते हैं जो H+ त्यागते हैं। अम्ल वे होते हैं जो H+ त्यागते हैं। अम्ल वे होते हैं जो H+ त्यागते हैं। अम्ल वे होते हैं जो H+ से त्यागते हैं। बस इतना से याद रखना है। हम कोई कॉन्सेप्ट पे नहीं जाएंगे कि आर्यनियस ने क्या कहा था, ब्रोंस्टेड ने क्या कहा था, लुईस ने क्या कहा था। वो बात अलग है। अपन को बस इससे मतलब है H+ से। H+ बाहर निकल जाए वो अम्ल होगा। H+ बाहर निकल जाए वो क्या होगा? अम्ल। अब आर्यनियस क्या कहते हैं? वे यौगिक जो जलीय विलयन में H+ आयन त्यागते हैं अम्ल कहलाते हैं, और वे यौगिक जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। तो ये आपको वो आर्यनियस वाले कॉन्सेप्ट याद नहीं रखने, आपको बस इस H+ से मतलब है। जो H+ त्याग देगा वो अम्ल है। अब आपको सिंपल एक तरीका बताता हूँ। जो जितना ज़्यादा H+ त्यागेगा, यानी जितना आसानी से H+ त्याग देगा, वो उतना ज़्यादा क्या होगा? अम्लीय होगा। याद रखना विद्यार्थियों, जो जितना ज़्यादा यानी जितनी आसानी से अगर H+ त्याग देगा उसकी अम्लीयता ज़्यादा होगी। याद रखना इसको। यानी अगर H+, ध्यान से देखिए, ये आपके दिमाग में अगर बैठ गया ना तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर H+ आसानी से निकलेगा, आसानी से बाहर, अगर H+ आसानी से बाहर निकलेगा तो उसकी अम्लीयता क्या होगी? उतनी ज़्यादा। तो अम्लीयता क्या होगी? उतनी ज़्यादा होगी। ये इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर H+ आसानी से बाहर निकल गया, यानी जल्दी से H+ बाहर निकल गया, तो उसकी अम्लीयता क्या होगी? ज़्यादा होगी। इसको ध्यान से समझिए। H+ अगर आसानी से बाहर निकल गया उसकी अम्लीयता बढ़ जाती है, क्योंकि अम्ल की परिभाषा ये होती है कि अम्ल वे होते हैं जो H+ त्यागते हैं। H+ त्यागते हैं। अब आप H+ को आयन बोल सकते हो, प्रोटॉन बोल सकते हो। H+ को प्रोटॉन भी कहते हैं और आयन भी कहते हैं। याद रखना इसको बात। लेकिन याद रखना, देखो आयन, सभी आयन प्रोटॉन होते हैं। ये भी आपको मैं बता देता हूँ। सभी आयन क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। कौन से? धनायन। सभी धनायन, यानी जिस पर प्लस का चार्ज होता है, H+ है, इस पर धनायन है, यानी सभी आयन प्रोटॉन होते हैं। लेकिन सभी प्रोटॉन आयन नहीं होते। ये याद रखना इस बात को। अब देखिए, H+ आसानी से बाहर निकल जाएगा तो अम्लीयता बढ़ेगी। यानी वे यौगिक जो जितना जल्दी H+ त्यागते हैं वो अम्लीय प्रवृत्ति दर्शाते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट है। अब बात आती है फिनोल की। अब फिनोल के अंदर कॉन्सेप्ट देखिए, ये फिनोल है,
ये फिनोल है। ये क्या है विद्यार्थियों? फिनोल। यहां पर जुड़ा है OH, ये क्या है? फिनोल। ये फिनोल है। अब इस फिनोल को आप ध्यान से देखिए, होगा क्या? यानी ये बेंजीन रिंग है, इस पर OH समूह यानी हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा है। अब यानी OH जुड़ा है यानी ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा है? हाइड्रोजन जुड़ा है। इसी को कहते हैं, आप इस फिनोल को इस तरह से भी तो लिख सकते हो, यानी इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बंध है। देखिए ये लीजिए, यहाँ पर O के साथ H जुड़ा है, यही तो है फिनोल, यही तो है फिनोल। अब देखिए होगा क्या? इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में देखिए विद्युत ऋणता ज़्यादा किसकी होती है? यहाँ पर विद्युत ऋणता ज़्यादा किसकी होती है? हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता कम होती है और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है। यह आपको पता है, हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता कम होती है और ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है। फ्लोरीन देखिए, फ्लोरीन की विद्युत ऋणता, एक होता है फ्लोरीन, एक होता है ऑक्सीजन और एक होता है नाइट्रोजन। तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणता होती है लगभग 4 के आसपास, फिर ऑक्सीजन की 0.5 कम कर दी थी 3.5 और नाइट्रोजन की होती है 3.0। तो सबसे ज़्यादा अधिक विद्युत ऋणी होता है फ्लोरीन, उससे कम होता है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से कम होता है नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता। यानी ये तीन ऐसे यौगिक है जिनको बोला जाता है अधिक विद्युत ऋणी परमाणु। ये 3 होते हैं, फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सबसे ज़्यादा, उससे कम ऑक्सीजन की और सबसे कम और उससे कम है नाइट्रोजन की। ये तीनों अधिक विद्युत ऋणी परमाणु होते हैं। याद रखना आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो, फोन, FON, फोन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो इस ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता क्या है? ज़्यादा है। तो ये देखिए इस बंध में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? विद्यार्थियों मैंने आपको बताया था एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर इस बंध में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है। इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? ऑक्सीजन। क्यों खींचेगा? क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है। तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस ऑक्सीजन पर आएगा आंशिक नेगेटिव और इस हाइड्रोजन पर आंशिक पॉजिटिव, और यहाँ से ये बंध टूट जाएगा और बंध टूटेगा तो बनेगा क्या? वो देखिए, बंध टूट गया तो ये देखिए ये बन गया, बंध टूट गया तो अब इस ऑक्सीजन पर माइनस का चार्ज आ गया और यहाँ से H+ बाहर निकल गया, यहाँ से H+ बाहर निकल गया। देखिए H+ त्याग दिया इसने, H+ आयन त्याग दिया है इसने, किसने? फिनोल ने। अब याद रखना, फिनोल से जब H+ आयन निकलता है तो बनता क्या है? इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं फिनोक्साइड आयन, क्योंकि फिनोल से बना है, नाम हो गया फिनोक्साइड। क्या नाम है इसका विद्यार्थियों? फिनोक्साइड आयन। फिनोक्साइड आयन, इसका नाम क्या है विद्यार्थियों? फिनोक्साइड आयन। और इसको क्या कहते हैं? फिनोल। फिनोल यानी फिनोल से H+ निकलने के बाद किसका निर्माण होता है? फिनोक्साइड आयन का। ध्यान से देखिए इसको, फिनोल से जैसे मैंने एक H+ को निकाला, फिनोक्साइड आयन बन गया, इसने H+ त्याग दिया। अब फिनोल ने H+ त्याग दिया है इसलिए ये अम्लीय तो है। यहाँ से आपको पता चलता है अगर ये H+ नहीं निकलता तो फिनोक्साइड आयन नहीं बनता, ये आयन नहीं बनेगा तो ये अम्लीय प्रवृत्ति नहीं दर्शाएगा। तो सिंपल सा है, फिनोल H+ त्यागता है और फिनोक्साइड आयन बनता है।
और ये फिनोक्साइड आयन क्या होता है विद्यार्थियों? स्थायी होता है। ये क्या होता है? स्थायी। और स्थायी किसके कारण होता है? क्योंकि इसके अंदर अनुनाद पाया जाता है। क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है? अनुनाद। यानी ये जो फिनोक्साइड होता है वो क्या होता है? अनुनाद द्वारा स्थायी। अनुनाद द्वारा स्थायी। ये जो फिनोक्साइड आयन है वो अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाता है। यानी फिनोल से H+ निकलने के बाद क्या बनता है? फिनोक्साइड आयन बनता है जो अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाता है। अतः फिनोल अम्लीय प्रवृत्ति दर्शाता है। ध्यान रखना इस बात को। अब देखिए मैं आपको सामने लैंग्वेज बोल रहा हूँ। जब फिनोल से H+ निकलने के बाद फिनोक्साइड आयन बनता है जो अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाता है। अतः फिनोल अम्लीय प्रवृत्ति दर्शाता है। अतः फिनोल अम्लीय प्रवृत्ति दर्शाता है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फिनोल से H+। तो ये देखिए फिनोल H+ त्याग कर, फिनोल H+ त्याग कर फिनोक्साइड आयन बनाता है। फिनोक्साइड आयन बनाता है। फिनोल H+ त्याग कर फिनोक्साइड आयन बनाता है। और फिनोक्स जो क्या होता है? जो अनुनाद द्वारा, या फिर ये लिख दीजिए फिनोक्साइड आयन अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाता है। स्थायी हो जाता है। अतः फिनोल अम्लीय प्रवृत्ति दर्शाता है। अतः फिनोल अम्लीय प्रवृत्ति दर्शाता है। अम्लीय प्रवृत्ति दर्शाता है। अतः फिनोल अम्लीय प्रवृत्ति दर्शाता है। सिंपल है, आपके समझ में आ गई है। तो देखिए विद्यार्थियों, ये अम्लीय प्रवृत्ति दर्शाएगा क्यों? क्योंकि ये जो यौगिक बना है ये स्थायी है। इस फिनोल से ज़्यादा स्थायी है फिनोक्साइड आयन। और ऐसा क्यों होता है विद्यार्थियों? अनुनाद तो फिनोल में भी पाया जाता है, अनुनाद इसमें भी पाया जाता है और इसमें भी पाया जाता है। लेकिन अगर आपसे ये कह दे आपको कि ये ज़्यादा स्थायी है या फिर ये ज़्यादा स्थायी, तो आप क्या कहोगे? ये फिनोक्साइड आयन क्या होता है? ज़्यादा स्थायी होता है। और क्यों होता है? इसका रीज़न ये होता है कि यहाँ पर देखिए माइनस का चार्ज है और यहाँ पर फिनोल में कहीं पर भी कोई माइनस, इस फिनोल को देखिए कहीं पर कोई प्लस या माइनस दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। इस फिनोक्साइड आयन में ये माइनस का आपको चार्ज दिख रहा है, आवेश दिख रहा है। इस माइनस के कारण ये स्थायी होता है। इसका रीज़न मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ कि जो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु होता है उस पर आपको पता है कौन सा चार्ज आता है? माइनस का चार्ज। अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर कौन सा चार्ज आता है? माइनस का चार्ज। तो यहाँ पर सिंपल देखिए, पहले इसके अंदर परमाणु देख लीजिए। ये वाला ऑक्सीजन है, यहाँ पर कार्बन 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 कार्बन, यानी इस पूरे के अंदर या तो कार्बन है या फिर ऑक्सीजन है या फिर एक एक सभी के पास हाइड्रोजन है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो ऑक्सीजन, यहाँ पर H है, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है और यहाँ पर भी H है। तो इस फिनोल के अंदर है क्या? इस फिनोल के अंदर ऑक्सीजन है, कार्बन जुड़े हैं, कार्बन है, और क्या है इसके पास? हाइड्रोजन। इन तीन परमाणुओं से ये मिलकर बना है फिनोल। अब इन तीनों परमाणुओं के अंदर देखिए ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन, यही तो है। यहाँ पर ऑक्सीजन, ये कार्बन है, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन भी है। तो यहाँ पर परमाणु तीन है, ऑक्सीजन
फिर उसके बाद कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये 3 परमाणुओं से ये बना है इसके अंदर। और तो नाइट्रोजन थोड़ी है विद्यार्थियों इसके अंदर। इस रिंग में आपको नाइट्रोजन दिख रहा है? नहीं है। इसमें कोई आपको फ्लोरीन दिख रहा है? नहीं है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑक्सीजन है, ये कार्बन है और इनके पास एक हाइड्रोजन है, क्योंकि आपको संयोजकता पूरी करनी पड़ती है। जिसका कोई नहीं होता है उसका हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन। अब इन तीनों में विद्युतीनता सबसे ज़्यादा किसकी होती है? इस ऑक्सीजन की, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो 3 ही है। फ्लोरीन से कम विद्युतीनता ऑक्सीजन की होती है और ऑक्सीजन से कम नाइट्रोजन की। ये 3 अधिक विद्युतऋणी परमाणु है, याद रखना इस बात को। इसकी 4 होती है, इसकी 3.5 होती है विद्युतऋणता और इसकी 3.0। विद्युतऋणता क्या होती है? बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की पावर, शक्ति, विद्युतऋणता होती है। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन। विद्यार्थियों हाइड्रोजन की विद्युतऋणता होती है 2.1, कार्बन की होती है 2.5 और ऑक्सीजन की होती है 3.5। अब देखिए इसके अंदर इस ऑक्सीजन की विद्युतऋणता 3.5, 2.5, 2.1। तो सबसे कम विद्युतऋणी कौन सा है इसमें? हाइड्रोजन, क्योंकि इसकी विद्युतऋणता कम है। उससे ज़्यादा कार्बन और कार्बन से ज़्यादा ऑक्सीजन। यानी सबसे अधिक विद्युतऋणी परमाणु कौन सा है इन तीनों में? ये ऑक्सीजन। और विद्यार्थियों याद रखना एक बात, इस बात को इस नोट लगाकर एक बात याद रखना। अब आप सोच कर देखिए कि जिसकी विद्युतऋणता ज़्यादा होगी वो कौन सा चार्ज लेगा? माइनस का चार्ज लेगा, माइनस का चार्ज लेगा। तो ये नोट लिखता हूँ मैं, अधिक विद्युतऋणी परमाणु पर, अधिक विद्युतऋणी परमाणु पर माइनस आवेश अधिक स्थायी होता है, अधिक स्थायी होता है। अधिक विद्युतऋणी परमाणु पर अधिक विद्युतऋणी परमाणु पर माइनस आवेश क्या होता है? अधिक स्थायी होता है। ये कॉन्सेप्ट कहता है, ये कॉन्सेप्ट कहता है। जैसे मान लो H और F के बीच में बंध है, तो इसकी विद्युतऋणता ज़्यादा होती है 4.0, 4 मान लो इसको, और इसकी होती है 2.1। तो माइनस किस पे जाएगा? इस पर जाएगा, इस फ्लोरीन पर। बंध के इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? फ्लोरीन, क्योंकि इसकी विद्युतऋणता ज़्यादा है। तो इस पर आ गया आंशिक नेगेटिव और इस पर आंशिक पॉजिटिव। अगर मान लो ऐसा हो जाए HF, ये बात सही है। अब देखो उल्टा हो जाए इसका, इस पर आ जाए आंशिक नेगेटिव और इस पर आ जाए आंशिक पॉजिटिव, तो ये तो गलत हो गया, ये स्थायी थोड़ी ना है। क्यों? क्योंकि इस फ्लोरीन की जो विद्युतऋणता है हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, इसलिए इस पर कभी प्लस नहीं आएगा। तो प्लस नहीं आएगा तो ये अस्थायी हो गया, तो ये तो गलत हो गया कॉन्सेप्ट से। तभी कहते हैं अधिक विद्युतऋणी परमाणु पर माइनस आवेश क्या होता है? अधिक स्थायी होता है। तो यहाँ पर देखिए, अब बात करें इन तीनों पर, और मेरे पास एक माइनस का चार्ज है। मान लो मेरे पास एक माइनस का चार्ज है, वो मैं इन तीनों में से किसे दूंगा कि स्थायित्व बढ़ जाए? ये माइनस का चार्ज इन तीनों परमाणुओं से किसे दूं मैं? कार्बन को दूं या फिर हाइड्रोजन को दूं या फिर ऑक्सीजन को? मुझे यह माइनस का चार्ज उस परमाणु को देना है जिससे क्या होगा? स्थायित्व बढ़ जाए। तो यहाँ पर देखिए H, कार्बन और ऑक्सीजन। अब कॉन्सेप्ट तो ये कहता है कि अधिक विद्युतऋणी होगा उसी पर माइनस का चार्ज आएगा। तो विद्युतऋणता इस ऑक्सीजन की ज़्यादा है, ऑक्सीजन पर माइनस का चार्ज है। अगर मैं लिख देता हूँ तो वो स्थायी हो गया, क्योंकि इन दोनों में से ज़्यादा विद्युतऋणी कौन है? ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर देखिए ये जो फिनॉक्साइड आयन है, अब देखो फिनोल H+ त्याग कर फिनॉक्साइड आयन बनाता है। फिनॉक्साइड आयन अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाता है, अतः फिनोल अम्लीय प्रवृत्ति दर्शाता है। अम्लीय प्रवृत्ति क्यों दर्शाता है? क्योंकि इसने H+ को त्याग दिया है, H+ आयन का क्या कर दिया? त्याग कर दिया है। इस कारण ये अम्लीय प्रवृत्ति तो दर्शाता है, फिनॉक्साइड आयन बनता है। अब ये H+ से निकलने के बाद ये स्थायी हो गया, इसको ग्रहण करेगा नहीं।
H प्लस एक बार बाहर निकल गया, ये देखो। अब ये स्थायी है तो इस H प्लस को ग्रहण क्यों करेगा? H प्लस को ग्रहण करेगा तो इसमें वापस बदल जाएगा। कोई भी याद रखना विद्यार्थियों, कोई भी यौगिक तभी बनता है जब वो स्थायी यौगिक बनाता है। अब फिनोल से H प्लस निकला, ये स्थायी बना है तो ये बनेगा। क्यों? क्योंकि फिनोल से ज़्यादा स्थायी होता है ये। अब ये ज़्यादा स्थायी क्यों होता है? क्योंकि इस ऑक्सीजन पर माइनस का चार्ज है। यहाँ पर 3 एटम है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन पर माइनस का चार्ज आ रहा है तो ये देखो, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर माइनस का चार्ज अधिक स्थायी होता है। अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर माइनस का चार्ज अधिक स्थायी होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर माइनस का चार्ज आया है, इसलिए ये इस फिनोल से ज़्यादा स्थायी है। ये इसका रीजन है। तो अब आपसे अगर एग्जाम में ये पूछ लिए कि फिनोल से ज़्यादा फिनोक्साइड आयन स्थायी है या फिनोक्साइड से फिनोल ज़्यादा स्थायी है, तो आप क्या कहोगे कि फिनोक्साइड आयन फिनोल से अधिक स्थायी होता है। क्यों होता है? क्योंकि अधिक विद्युत ऋणी पर माइनस का चार्ज अधिक स्थायी होता है और ये जो माइनस का चार्ज है अनुनादी संरचना में क्या हो जाता है? पूरे रिंग में घूम जाता है। ये माइनस का चार्ज अनुनादी संरचना में पूरे रिंग में घूम जाता है। अनुनादी संरचना अभी बताऊंगा, लेकिन पहले इसको समझिए आप। ये माइनस का चार्ज पूरे रिंग में घूम जाता है, यानी ये माइनस का चार्ज पूरे रिंग में स्थानीयकृत हो जाता है, पूरे रिंग में घूम जाता है। इस कारण से फिनोल से फिनोक्साइड आयन अधिक स्थायी होता है। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है कि अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर माइनस का चार्ज यानी माइनस का आवेश अधिक स्थायी होता है। अब देखिए ये बन गया। अब बात आती है, ये हमने देख लिया। इससे पहले हमने एक टॉपिक किया था एल्कोहल की अम्लीयता। एल्कोहल की अम्लीयता भी हमने देखी थी। एल्कोहल की अम्लीयता, एल्कोहल की अम्लीयता। अब विद्यार्थियों, एल्कोहल के अंदर मैंने आपको बताया था एल्कोहल का सूत्र होता है ROH। ये है एल्कोहल, इसको क्या कहते हैं? एल्कोहल। क्या है ये? एल्कोहल। अब एल्कोहल H प्लस त्यागेगा तो क्या बनता है? एल्कोक्साइड आयन। इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है तो इस पर तो माइनस आएगा और यहाँ से H प्लस बाहर निकलेगा, यानी क्या बनेगा? RO माइनस और H प्लस। ये देखिए H प्लस इसने त्याग दिया, इसलिए एल्कोहल अम्ल तो है। एल्कोहल अम्लीय प्रवृत्ति दर्शाता है क्योंकि ये क्या है? एल्कोक्साइड। H प्लस त्याग दिया, एल्कोक्साइड आयन। अब विद्यार्थियों, मैंने आपको कहा था कि एल्कोक्साइड आयन क्या होता है? अस्थायी होता है, अस्थायी होता है। एल्कोक्साइड आयन अस्थायी होता है। तो जैसे ये एल्कोक्साइड आयन बनेगा, ये अस्थायी है, ये अस्थायी है तो ये H प्लस को वापस ग्रहण करेगा और वापस किस में बदल जाएगा? एल्कोहल। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर जैसे ही H प्लस निकलेगा तो फिनोक्साइड आयन बनेगा और फिनोक्साइड में अनुनाद पाया जाता है, यानी ये अनुनाद द्वारा क्या हो जाता है? स्थायी हो जाता है। इस कारण ये बन गया, H प्लस बाहर निकल गया। अब ये H प्लस को ये वापस ग्रहण नहीं करेगा और वापस ग्रहण नहीं करेगा तो अम्लीयता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यहाँ पर उल्टा हो रहा है। ये जो एल्कोक्साइड आयन होता है वो क्या होता है? अस्थायी होता है। अस्थायी होने के कारण क्या होगा? प्रकृति में कोई अस्थायी चीज़ें कभी नहीं बनती, यानी अस्थायी यौगिक कभी नहीं बनते प्रकृति में। तो ये अस्थायी है एल्कोक्साइड आयन। तो H प्लस तो इसने त्याग दिया, बना क्या है? अस्थायी बन गया एल्कोक्साइड आयन। और ये H प्लस एल्कोक्साइड अस्थायी होने के कारण इस H प्लस को क्या कर लेगा? वापस ग्रहण कर लेगा और वापस ग्रहण करेगा तो एल्कोहल में वापस बदल जाएगा। यानी इसने H प्लस तो त्यागा है लेकिन बहुत कम समय के लिए, बहुत कम समय के लिए। यानी जैसे ही H प्लस बाहर निकलेगा एल्कोक्साइड आयन बनेगा, बनते ही H प्लस को वापस ग्रहण कर लेगा, किस में आ जाएगा? एल्कोहल में। तो अम्लीय प्रवृत्ति तो इसने दर्शा दी।
अम्लीय प्रवृत्ति तो इसने दर्शा दी, लेकिन इस H+ को ये वापस ग्रहण कर लेता है। तब कहते हैं कि एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल दुर्बल अम्लीय प्रवृत्ति दर्शाते हैं। एल्कोहल दुर्बल अम्लीय प्रवृत्ति दर्शाता है। विद्यार्थियों, शुरू में मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि अगर H+ आसानी से बाहर निकल जाएगा तो अम्लीयता बढ़ जाएगी, और यहाँ पर उल्टा हो रहा है। ये H+ त्याग देगा, एल्कोक्साइड आयन बनाएगा, और ये अस्थायी होता है, H+ को वापस ग्रहण कर लेगा, और वापस ग्रहण करेगा तो किस में आ जाएगा, एल्कोहल में। इस कारण ये दुर्बल अम्लीय प्रवृत्ति दर्शाता है। और फिनोल के अंदर देखिए, फिनोल के अंदर देखिए, यहाँ पर फिनोल है, ये फिनोल है। यहाँ से देखो फिनोल ने क्या किया, H+ त्याग दिया, और H+ त्याग दे क्या बनेगा, फिनोक्साइड आयन, और ये अनुनाद द्वारा स्थायी होता है। तो बताओ इस H+ को ये ग्रहण करेगा, नहीं करेगा। भाई एक बार IAS बनने के बाद कोई थानेदार की कोई तैयारी करेगा क्या, क्योंकि IAS तो अपन बन गए, क्योंकि वो स्टेबिलिटी ज़्यादा है, उस पोस्ट में स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, आप लो लेवल से अधिक लेवल की ओर जाओगे। आप कभी भी ये नहीं कि आप अधिक लेवल से लो लेवल पर आओगे, ऐसा कभी नहीं होता है। ये स्थायी होता है फिनोक्साइड आयन किससे, फिनोल से। तो H+ को आप वापस ग्रहण नहीं करेगा, और जो H+ को वापस ग्रहण नहीं करेगा तो उसकी अम्लीयता ज़्यादा होगी। यहाँ पर तो ये तुरंत ग्रहण कर लेता है। तो यहाँ पर H+ ग्रहण करेगा, अल्कोहल बन जाएगा। और यही है इसका रीजन कि अल्कोहल दुर्बल अम्लीय प्रवृत्ति दर्शाता है। तो अब आप सिंपली क्या कह सकते हो, अब छोटा सा टॉपिक देखिए, हेडिंग यहीं पर। ये मैंने आपको यहाँ पर वापस क्यों समझाया है, क्योंकि इसका हेडिंग अलग से है। जैसे आपसे नेक्स्ट हेडिंग होगी एल्कोहल व फिनोल की, एल्कोहल फिनोल की अम्लीयता की तुलना, तो तुलना आपके सामने मैंने कर दी है। तो देखिए एक बार मैं क्या कहता हूँ, एल्कोहल H+ त्यागने के बाद क्या बनाता है, एल्कोक्साइड आयन बनाता है, जो क्या होता है, अस्थायी होता है। तथा फिनोल H+ त्यागने के बाद फिनोक्साइड आयन बनाता है, जो अनुनाद द्वारा स्थायी होता है। अतः फिनोल की अम्लीयता, बताओ इन दोनों में ज़्यादा अम्लीय कौन है, इन दोनों में फिनोल ज़्यादा अम्लीय है, क्योंकि ये अनुनाद द्वारा स्थायी है। तो अनुनाद द्वारा स्थायी होता है, अतः एल्कोहल से ज़्यादा अम्लीय कौन होता है, फिनोल होता है। तो इसका क्या रीज़न लिखा कि फिनोल से ज़्यादा एल्कोहल से ज़्यादा फिनोल अम्लीय होता है। वापस सुन लीजिए एक बार, फिनोल से H+ त्यागने के बाद फिनोक्साइड आयन बनता है, जो अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाता है। तथा एल्कोहल से H+ निकलने के बाद एल्कोक्साइड आयन बनता है, जो अस्थायी होता है, क्योंकि एल्कोक्साइड में कोई अनुनाद वगैरह नहीं पाए जाते। अतः फिनोल एल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है, एल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है। तो यहाँ से हमने ये तुलना कर ली है कि फिनोल एल्कोहल से क्या होता है, अधिक अम्लीय होता है। फिनोल एल्कोहल से क्या होता है, अधिक अम्लीय होता है। सिंपल सा है। अब आप ये कह सकते हो, ये वापस देख लीजिए, ये देखिए, ये फिनोल यहाँ से H+ निकलेगा, क्या बनेगा, फिनोक्साइड आयन, OH- और बाहर निकल गया H+, ये क्या है, फिनोक्साइड आयन, और एल्कोहल ROH निकलेगा RO- H+, ये क्या है, एल्कोक्साइड आयन। ये क्या होता है, एल्कोक्साइड आयन अस्थायी, एल्कोक्साइड आयन क्या होता है, अस्थायी, और ये फिनोक्साइड आयन स्थायी होता है।
अब बात आती है अनुनाद की। अब बात आती है किसकी? अनुनाद की। तो अनुनाद की अगर बात करें तो विद्यार्थियों, अनुनाद फिनोक्साइड आयन भी दर्शाता है और फिनोल भी दर्शाता है। लेकिन दोनों की अगर कंपैरिजन करें कि ये भी अनुनाद दर्शाता है, ये भी अनुनाद दर्शाता है, और ये ज़्यादा स्थायी होता है। ज़्यादा स्थायी का रीज़न क्या होता है कि अधिक विद्युत ऋणी पर माइनस का चार्ज आने के कारण ये ज़्यादा स्थायी हुआ है, क्योंकि कॉन्सेप्ट यही कहता है कि अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर माइनस का आवेश अधिक स्थायी होता है। अब एग्जाम में कई बार विद्यार्थियों क्या पूछते हैं? अनुनादी संरचना पूछते हैं कि फिनोल की अनुनादी संरचना बनाइए या फिर फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचना बनाइए। अब इतना करने के बाद आपको जस्ट इसका कारण देना पड़ता है कि फिनोक्साइड आयन अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाता है। तो इसकी अनुनादी संरचना अपन पढ़ेंगे कल। इसकी अनुनादी संरचना इसकी और इसकी, दोनों की अनुनादी संरचना कल पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।